मैं इसी को बोलूँगा, रामबाण मेरे लिए तो ये रामबाण यही 20 एग्जाम मैंने फेल किए होंगे। घंटे मैटर नहीं करते हैं कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं। उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़िए। अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करेगा, लगन से पढ़ाई करेगा, तो वो ज़रूर कोई भी सफलता हासिल कर लेगा। सबसे पहला नाम है, काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था। फिर पिताजी को बताया, माताजी को बताया। उसमें सर रैंक क्या था? उसमें रैंक 52 था, 52 रैंक था। अच्छा, उसमें 52 था और इसमें सीधा 1 रैंक आ गया। जी, मेरे माता पिता हमेशा से मेरे साथ थे। बैकबोन, एक पिलर मेरे वही थे हमेशा से। मेरे पास शॉर्ट नोट्स रहे हैं हर टॉपिक के ऊपर। जो भी टॉपिक है उसके मैं 1 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में उसका मतलब एक शॉर्ट कंसाइज नोट्स बना लेता था। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोनू कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हैं अमन आनंद सर। इन्होंने 67 बीपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल किए हैं। तो आज सर से बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट और इनकी पूरी जर्नी जानेंगे कि इनको फर्स्ट रैंक प्राप्त करने में कैसे कैसे तैयारी की है और इनके जर्नी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए। और इसके पहले सर 66 बीपीएससी में आरडीओ के पोस्ट पे सिलेक्टेड थे। तो आज सर से जानेंगे हम 67 का पूरा स्ट्रेटजी और जर्नी। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है। और किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेरी होगा तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और स्टोरी ऑफ सक्सेस चैनल पे भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, अपने बारे में बताइए। सर। मेरा नाम अमन आनंद है। इस 67 बीपीएससी में रैंक 1 हासिल हुआ है। इससे पहले 66 बीपीएससी में रैंक 52 आया था, तो उस टाइम आरडीओ का पद मिला था। और अभी ट्रेनिंग में है अभी। और पढ़ाई लिखाई हमारी सब दिल्ली से हुई है। पिताजी वहीं पर अध्यापक हैं। और हम मूल निवासी बिहार के हैं। बाढ़ एक अनुमंडल आता है पटना जिला में, वहाँ के ग्राम बेढ़ना से बिलोंग करते हैं। तो सर थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए कि बचपन में आपका पढ़ाई लिखाई और आप बचपन में पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में ठीक थे हमेशा से। मतलब ठीक ठाक थे। स्कूल में भी मतलब टॉपर्स में ही रहते थे। मतलब एक एवरेज जैसा होता है वैसा थे। मतलब ठीक ठाक थे पढ़ाई लिखाई में। जी बिल्कुल। और सर ये 67 का रिजल्ट जब आया और अपना रैंक जब प्रथम स्थान पे देखे तो आपको कैसा फील हुआ और घर वालों का क्या रिएक्शन था और माहौल कैसा था? काफ़ी अच्छा लगा। वैसे ये रिजल्ट जब आया तो उस टाइम तो हमें पता था कि रिजल्ट आज आने वाला है। खबर पहले ही हमें आ गई थी। तो फिर रिजल्ट तो हमने खुद ही देखा अपना। फिर जब नाम देखा, सबसे पहला नाम है, काफ़ी अच्छा लगा। उस टाइम थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था। फिर पिताजी को बताया, माताजी को बताया। और काफ़ी लोग सब खुश हैं। तो अच्छा है, अच्छा लग, काफ़ी मतलब खुशनुमा माहौल है अभी। और रैंक 1 पे अपना नाम देखते हुए जो फर्स्ट फीलिंग था वो कैसा था? सब फर्स्ट फीलिंग, अब उसको वर्ड्स में तो आई थिंक एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बट उस टाइम तो ये था कि मतलब बहुत शॉकिंग था। मतलब पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे आया ये। बट ठीक है, मतलब अब लगता है कि नहीं, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आया होगा। जो लिख के आए हैं वो काफ़ी मतलब सही से बिल्कुल अच्छा लिख के आए थे, तो इसी वजह से हो पाया है। जी बिल्कुल। तो सर आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से हुआ था? ग्रेजुएशन मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अच्छा। और उसके बाद अच्छा, इंजीनियरिंग से है आपका जी, जी, बैकग्राउंड। जी। तो इंजीनियरिंग वालों को सुनते हैं काफ़ी दिक्कत होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में और काफ़ी अलग सिलेबस हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या किए? सर दिक्कत आई थिंक नहीं होता है। जैसे कि एक बीइंग एन इंजीनियर, हमें लगता है कि जब हम हिस्ट्री या फिर जो भी पढ़ते हैं, पॉलिटी या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं नॉन साइंस सोशल साइंसेस के, तो आई थिंक उसको हम एज ए चैलेंज पढ़ते हैं। मतलब कि ये इस एग्ज़ाम में आएगा, हमको उसी अकॉर्डिंग इसे पढ़ना है। तो वहाँ पर काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी मिल जाती है हमें। तो वो चैलेंज बस एक चैलेंज की तरह होता है। एक बार अब जब सिलेबस समझ में आ जाता है, एक बार जब पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। तो शुरुआती टाइम में सर आपके रिसोर्सेज क्या थे? तो शुरुआती सोचे तो एनसीईआरटी से ही शुरुआत हुई थी। एनसीईआरटी जब खत्म, एनसीईआरटी सब जो बेसिक एनसीईआरटी हैं वो सब पढ़ने के बाद फिर जो स्टैंडर्ड किताबें हैं पॉलिटी की, हिस्ट्री की, उन सबको फॉलो किया था। तो एक बार जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को आप आराम से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर 67 बीपीएससी तक ऑप्शनल का बहुत बड़ा योगदान जी, था। जी, तो जी। सर आपका ये ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था। तो सोशियोलॉजी काफ़ी मतलब ये ऑप्शनल ऐसा था कि मतलब इसमें जो इसका जो सिलेबस है काफ़ी मतलब कंसाइज्ड है। ऊपर इसमें जो पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, थ्योरीज जो हैं सोशियोलॉजी की, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगती है।
इंटरेस्ट था हमेशा से ये पढ़ने में, इसलिए ये ऑप्शनल लिया था। जी ओके सर। तो अब आते हैं सर बीपीएससी का स्ट्रेटजी पे। तो सर प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा बताइए कि आपका प्रीलिम्स का तैयारी कौन कौन से बुक से और कैसे हुआ था, कितना टाइम लगा था, कितना टाइम दिए थे, और वो प्रीलिम्स और मेंस का साथ साथ में तैयारी चल रहा था या फिर अलग अलग कर रहे थे? नहीं सर, तैयारी तो वैसे मोस्टली मेंस का ही होता है। तैयारी तो जब हम पढ़ते हैं तो मोस्टली मेंस की एस्पेक्ट से ही पढ़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें जो भी सिलेबस है बीपीएससी का, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको अच्छे से एनालाइज करके जितने भी सेक्शंस आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल एंड मैथ्स, और बाकी जो मिसलेनियस आते हैं, तो इन सब पाँचों को 5 सेगमेंट बना के उनको उस हिसाब से उनके जो बुक्स हैं, वो जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, वो पढ़ के और कुछ 1-2 टेस्ट लगा के, तो प्रीलिम्स की तैयारी मोस्टली स्टैटिक पार्ट से ही होती है और बाकी करंट अफेयर पढ़ के। सर आपका 66 बीपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ था, तो जी। उसके पहले कितना अटेम्प्ट लिए थे आप नहीं, बीपीएससी का? मेरा पहला अटेम्प्ट लास्ट ईयर था, 66 था, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, पहला अटेम्प्ट में ही जी, आपका जी। सिलेक्शन हो चुका था। जी, जी, जी। उसमें सर रैंक क्या था? उसमें रैंक 52 था, 52 रैंक था। अच्छा, उसमें 52 था और इसमें जी। सीधा जी, 1 जी, रैंक आ गया। जी। और सर काफ़ी सारे पेरेंट्स के ज़हन में ये होता है कि जो बच्चे बचपन से टॉपर होते हैं वही आगे जाके टॉप करते हैं सिविल सर्विसेज में या फिर कहीं भी। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये एक मिथ है, मतलब कि आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा। ये सब मिथ्स हैं। अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करेगा, लगन से पढ़ाई करेगा, तो वो ज़रूर कोई भी सफलता हासिल कर लेगा। और सर आपका तैयारी कोई कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हुआ था या फिर सेल्फ स्टडी से नहीं, ही हुआ? सब कुछ सेल्फ स्टडी का ही था, कोचिंग का कभी हेल्प नहीं ली। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का क्या योगदान होता है? मेन योगदान किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही होता है, चाहे आपका वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो। तो सिविल प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये बताते हैं कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो वो आपको एक ऑब्जेक्टिफाइड सिलेबस बता देते हैं कि इसी हिसाब से इसी की डिमांड है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का। तो जी। प्रीवियस ईयर सिलेबस तो रामबाण मैं इसी को बोलूँगा, रामबाण मेरे लिए तो ये रामबाण यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और सर आपका रूटीन क्या था? जैसा कि आपका 67 में आपका 66 में आपका सिलेक्शन हो चुका था। तो जॉब करते टाइम इसका तैयारी करना कितना मुश्किल था या कितना टाइम इसको दे पाते थे आप? सर समय तो सर जितना समय मिलता था, वैसे तो 67th का मीन्स तो जॉइनिंग के से थोड़ा पहले हो गया था, तो उस टाइम में तो दिक्कत नहीं आई। बट जो लोग जॉब कर रहे हैं, हम भी इसी जॉब कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में बस ये है कि आपको जितना समय मिल रहा है, 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे जितना मिल रहा है, आप उसमें बेस्ट अपना दीजिए, जी। वो बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे चाहिए, आपको 15-14 घंटे चाहिए, आप 4 घंटा, 3 घंटा ही पढ़ सकते हैं अच्छे से, वो मोर देन इनफ है। ये आपका रूटीन क्या था सर? रूटीन कोई फिक्स रूटीन नहीं था, मतलब वैसे मोस्टली सुबह, मतलब मैं उठने वाला हूँ, मतलब आई एम अर्ली मॉर्निंग राइजर, तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ। तो अगर मॉर्निंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा लगता है कि बेनिफिशियल है वो। तो सर अब जैसा कि बीपीएससी में फर्स्ट रैंक आ गया है, तो अब आगे यूपीएससी की तरफ भी देख रहे हैं या फिर इसी को अब कंटिन्यू करना है? सर अभी तो इसी को कंटिन्यू करेंगे सर, जो भी सेवा मिलेगा, जो भी दायित्व मिलेगा, उसको पूरे अच्छे से करेंगे। बाकी अगर आगे भी मौका मिलेगा अच्छा करने का, ज़रूर चाहेंगे कि आगे बढ़ें। तो जैसा कि सर आपका रैंक फर्स्ट आया है, तो आपका चॉइस क्या था? आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे? सर वैसे मेरा पहला चॉइस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही था, क्योंकि काफ़ी मतलब एक प्रीमियर सर्विस है, बिहार की टॉप सर्विस है। इसमें बहुत ज़्यादा यूनिक, मतलब डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है इसमें। आप बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। 30 साल 35 साल की सर्विस में आप हर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, बिहार के हर क्षेत्र में आप योगदान दे सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का बहुत अनुभव मिल जाता है। जी, बिल्कुल। और सर तैयारी करते टाइम फैमिली और फ्रेंड्स का क्या योगदान था आपके? सर बहुत योगदान था, मतलब मैं आई एम वेरी लकी दैट मेरे मेरे कोच बहुत अच्छे, मतलब जो भी मेरे साथ दोस्त हैं, मेरे मेरे भाई हैं, मेरे माता-पिता हैं। मेरे माता-पिता हमेशा से मेरे साथ थे, बैकबोन, एक पिलर पिलर मेरे वही थे हमेशा से। उनका सपोर्ट था, जो भी चीज़ की ज़रूरत थी हमेशा, मतलब वो पूरी उन्होंने कोशिश की कि पूरी लगभग हो ही गई। और मेरा भी फिर था कि नहीं, अब उनके लिए कुछ करेंगे। तो फिर इसी, और दोस्त हमारे 2 हमारे जैसे भाई हैं, संदीप, कुलदीप, वो जी। काफ़ी, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, मतलब बिहार में आने के बाद एक तरह से मेरे गार्डियन वही सब हैं। यहाँ तो माता-पिता तो दिल्ली में रहते हैं, गार्डियन मेरे वही सब हैं। हमारी बड़ी सिस्टर हैं,
ऐसे वो मैरिड हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, उनका आशीर्वाद रहा। फिर हमारे कुछ साथी हैं, प्रदीप हैं, शिवांगिनी जी हैं, उनका काफ़ी मतलब हमेशा से रहा कि नहीं, वो जानते थे कि अगर अमन के साथ रहेंगे तो ज़रूर एक दिन सफलता हासिल करेगा। तो उनका सपोर्ट था, उनका आशीर्वाद था कि आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जी बिल्कुल। और सर एक लास्ट ये क्वेश्चन कि काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे कि कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उस समय आपके भी टाइम में आया होगा बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी बार, तो आप उस समय मोटिवेशन कहाँ से लेते थे? खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? सर मेरा तो सर मैंने तो सर 2019 में जब पास आउट हुआ था उसके बाद काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे मैंने, मतलब 20 एग्ज़ाम मैंने फेल किए होंगे कम से कम। बैंक के थे, उस टाइम था कि नहीं पहले नौकरी पकड़नी है कोई भी जल्दी फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट होंगे उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। सब एग्ज़ाम दिए, बैंक का दिया, एसएससी का दिया, टीचर का भी दिया था। उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते थे, मैं हर महीने कोई ना कोई एग्ज़ाम होते, किसी में सफलता मिली नहीं। जी। तो लेकिन ये ज़रूर था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम था जब आया था, तो ये ज़रूर था कि अब तैयारी जब कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तो कुछ अच्छा होगा। तो उस टाइम सपोर्ट था पेरेंट्स का हमेशा से कि नहीं लगे रहो, अरे अभी तो शुरुआत हुई है, अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। तो लगे हुए थे और जब रिज़ल्ट आया 66 का, सफलता मिली तो उसके बाद तो फिर आगे बढ़ना है अभी। और सर अभी सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चल रहा है स्टूडेंट लाइफ में, तो इससे काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके भी टाइम में आया होगा काफ़ी यूज़, मतलब आपके भी टाइम में आया होगा कि कभी ना कभी यूज़ करते ही होंगे। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए या डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते थे और कैसे यूज़ करते थे? सर देखिए, वैसे सर मैं सोशल मीडिया पे उतना नहीं हूँ, मतलब ट्विटर में यूज़ करता हूँ क्योंकि ट्विटर पे क्या है बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती हैं हमें। जी। मैं मोस्टली ट्विटर पे जितने भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। उसके अलावा कोई और सोशल मीडिया आज तक कभी यूज़ नहीं, पहले यूज़ करते थे लेकिन बाद में सब छोड़ दिया। और सर ये बीपीएससी के लिए नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है और आप नोट्स कैसे बनाए थे और उसका रिवीजन कैसे करते थे? सर मैं नोट्स मेकिंग में सर मेरा थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट है कि तो मैंने नोट्स बहुत कम बनाए हैं। मेरा मेन पढ़ाई होता था, मैं लिखने का थोड़ा उतना बहुत टाइम लगता था नोट्स बनाने में, तो वो मैं अवॉइड करता था। लेकिन ये मैं मतलब मेक श्योर करता था कि मेरे पास शॉर्ट नोट्स रहे हर टॉपिक के ऊपर। जो भी टॉपिक है उसके मैं 1 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में उसका एक मतलब एक शॉर्ट कंसाइज़ नोट्स बना लेता था। बिग नोट्स या फिर कोई पूरा एग्ज़ॉस्टिव नोट्स मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। सर आपका हॉबी क्या था और एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? सर हॉबी तो ऐसे कुछ है नहीं पर्टिकुलरली, बट कभी एंटरटेनमेंट के लिए मोस्टली तो जैसे कि जो मैं एक लगता है चीज़ जो पसंद है मुझे पढ़ना, वो जैसे कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आती हैं, उन सब के बारे में थोड़ा जानना। न्यू गैजेट्स आते हैं, कोई नई कार आई, नया कोई फ़ोन आया, उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ये सब हम देखते रहते हैं। और सर लास्ट में कि आप न्यू बच्चों के लिए जो अभी 70 का तैयारी में लगे हैं, जो फ्रेशर आ रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहिए ताकि वो अपने रास्ते से भटके ना, अब फोकस्ड होके पढ़ें? तो टिप्स यही रहेगा कि बिल्कुल तन मन धन से पढ़ाई करिए, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करना है, अपना बेस्ट लगाना है। घंटे मैटर नहीं करते हैं कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं। उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़िए और सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि जल्दी मिलेगी या फिर लेट मिलेगी, कभी भी मिलेगी सफलता, लेकिन मिलेगी ज़रूर आपके अंदर ऑनेस्टी और लगन है तो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। आई होप दोस्तों सर की जर्नी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला होगा, काफ़ी कुछ आप लोग के तैयारी में काम आएगा। सर के बताए हुए रास्तों पे आप चलिएगा तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर हासिल होगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे लास्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। और एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप सब, कोई भी क्वेश्चन होगा। अगर सर से भी कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम सर से संभव होगा तो आपको रिप्लाई करेंगे सर से आंसर लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।